हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम हंटर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग है ना, पिछले आपको एक साल का जितना भी आपको इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंट डेटा है ना, ठीक है, वो सारे डेटा को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आपका जीडीपी ग्रोथ कितना रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से रहे हैं, फॉरेक्स क्या क्या रहा है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ पर अगर आप देखोगे ना, तो बीपीएससी इन सारे चीज़ों से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुकी है, ठीक है ना। इसलिए हम आपको ये सारे डेटा को हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम कवर करा रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनंतिम अनुमान, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसको रिलीज किसने किया? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसको रिपोर्ट को जारी किया। इसमें देखिए, आप जानते होंगे दो टाइप का जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। एक रियल जीडीपी होता है, ठीक है, और एक होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी मेन आपको होता है ना कि ये आपको इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है जब आप जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो इन्फ्लेशन से जो महंगाई है ना, उसको एडजस्ट करके आपको आपके जीडीपी को बताया जाता है। इसलिए आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि रियल जीडीपी, कि वास्तविक ग्रोथ क्या हुआ है आपके अर्थव्यवस्था का। क्योंकि महंगाई क्या है, साल भर साल तो बढ़ती चली जाती है ना, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करके जो आपको ग्रोथ रेट आता है ना, वो आपको रियल जीडीपी होता है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी ग्रोथ होता है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स माना जाता है जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो देखिए, रियल जीडीपी, ठीक है, जिसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, जीडीपी स्थिर मूल्य पे, ठीक है। तो वो आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ठीक है, भारत का कितना था? 187.97 लाख करोड़, ठीक है, 187.97 लाख करोड़। रियल जीडीपी कितना था? 187.97 लाख करोड़, ठीक है। ग्रोथ रेट कितना हुआ, वृद्धि दर कितना हुआ रियल जीडीपी का 2024-25 में भारत का? 6.5%, ठीक है। अगर नंबर पूछा जाए तो कितना था रियल जीडीपी भारत का? 187.97 लाख करोड़। ग्रोथ रेट, वृद्धि दर पूछा जाए तो वो कितना था रियल जीडीपी का? 6.5%, ठीक है। तो रियल अब हमने देख लिया, अब नॉमिनल देखते हैं। नॉमिनल मतलब वर्तमान मूल्य पे, ठीक है। तो देखिए, उस पर आपका क्या है, नॉमिनल जीडीपी हमारा ग्रोथ कितना हुआ है? 9.8%, रियल 6.5%, ठीक है, नॉमिनल वर्तमान मूल्य पे 9.8%, ठीक है। तो वो कितना हो गया? 330.68 लाख करोड़, ठीक है। तो रियल जीडीपी 187.97 लाख करोड़, नॉमिनल जीडीपी 330.68 लाख करोड़, ठीक है। ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी का कितना है? 9.8%, ठीक है। तो ये सारा हमने आपको बता दिया। अब देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य आपको सबसे ज़्यादा रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2024-25 में दर्ज किया, ठीक है। कौन सा राज्य आपको सबसे ज़्यादा वास्तविक मूल्य, सबसे ज़्यादा आपको जो वास्तविक आर्थिक विकास दर है, किस राज्य का रहा? तमिलनाडु का, ठीक है। सबसे ज़्यादा रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भारत के कौन से राज्य ने रजिस्टर किया? तमिलनाडु ने। कितना था? 9.69%, ठीक है। अगला देखिए, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट रहा है वो 4.8% ऑफ जीडीपी रहा है, ठीक है। जो हमारा सकल जो भारत सरकार का जो आपको जीडीपी है, उसका 4.8% आपको फिस्कल डेफिसिट रहा है 2024-25 का, ठीक है। जो आपका बजट का जो अनुमान था, उस अनुमान के अकॉर्डिंग ही रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का जो बजट का जो टारगेट था कि हम 4.8% हमारा जीडीपी के अंदर ही हमारा जो फिस्कल डेफिसिट को हमको रखना है, बजट का जो टारगेट था, तो उस टारगेट को भारत सरकार ने अचीव किया है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट आपका 15.77 लाख करोड़ था, ठीक है, 4.8%, ठीक है। अगर आपको जीडीपी के टर्म में पूछा जाए तो कितना था? 4.8% भारत के जीडीपी का, ठीक है। एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया, ठीक है, भारत में एफडीआई प्रवाह। तो देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग भारत को 2024-25 में कितना आपको एफडीआई मिला? 81.04 बिलियन $, ठीक है, जो कि पिछले साल से कितना ज़्यादा है? 14%
ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस एफडीआई सेक्टर को एफडीआई मिला? सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर को। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आपको महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब भारत में जो आपको 81.04 बिलियन डॉलर जो एफडीआई आया, ठीक है, उसका जो अकेला जो 39% शेयर है वो अकेला महाराष्ट्र के पास गया है। ठीक है, तो इस तरीके से महाराष्ट्र आपको सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य था भारत का 2024-25 में। उसके बाद कर्नाटक और दिल्ली। सबसे ज़्यादा किस राज्य से एफडीआई, किस देश से एफडीआई प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर से लगभग 30% एफडीआई प्राप्त हुआ। उसके बाद मॉरिशस और यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए सिंगापुर आपको लगातार सातवें वर्ष आपका भारत मतलब सबसे ज़्यादा एफडीआई का सोर्स, सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स बना रहा। ठीक है, लगातार 7वें साल। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार ये आप सब जानते होंगे कि अभी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आपको ट्रेड को कितना बड़ा इशू बनाए हुए, तो वो क्यों बनाए हुए हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, यूएस आपको भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था लगातार चौथे वर्ष के लिए 2024-25 में। ठीक है, तो ट्रेड यूएस के साथ हमारा कितना रहा? 131.84 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर आपको ट्रेडिंग पार्टनर पूछा जाए भारत का 2024-25 में कौन था? यूएसए था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लगातार चौथा वर्ष ऐसा हुआ है कि यूएस आपका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है। कितना था? 131.84 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, देखिए जड़ यहीं पर है। ट्रंप क्या है, सारे जो देश हैं उनको क्यों टारगेट कर रहा है? तो उसका कहना है कि वो अमेरिका का जो आपको जो इकोनॉमी है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं सारे देश। ठीक है, मतलब उसका कहना है कि वो सिर्फ सेलिंग डेस्टिनेशन बाकी देशों के लिए यूएसए बन चुका है। ठीक है, तो उसका ये आरोप लगाता है, इसलिए वो सब पे टैरिफ लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जो सरप्लस ट्रेड रिलेशन है विद यूएसए, तो सरप्लस अधिशेष व्यापार संबंध का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो ना, आप उस देश से इंपोर्ट कम कर रहे हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, मतलब वहाँ पर आप चीज़ों को बेच ज़्यादा रहे हो और वहाँ के लोगों से सामान खरीद कम रहे हो। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? सरप्लस ट्रेड रिलेशन बोलते हैं। तो यूएसए के साथ हमारा सरप्लस ट्रेड रिलेशन रहा है। सेकेंड नंबर पर भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? चाइना था। ठीक है, तो यूएसए के साथ हमारा क्या है? सरप्लस ट्रेड रिलेशन है। वही चाइना के साथ अगर आप ट्रेड रिलेशन देखोगे ना तो वो डेफिसिट में होता है, वो घाटे में होता है। घाटे मतलब होता है कि भारत से जो सामान जो जाता है वहाँ पर चाइना में वो कम होता है। ठीक है, और चाइना से जो भारत में सामान आता है वो ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब हम चाइना से सामान खरीदते ज़्यादा हैं और चाइना को सामान बेचते कम है। ठीक है, तो चाइना के साथ हमारा क्या है? डेफिसिट ट्रेड रिलेशन। यूएसए के साथ क्या है? सरप्लस है। और टैरिफ का जो इशू है ना वो क्रक्स में आपको वही है। ठीक है, जो सब पे जो वो आपको लगा रहा है ट्रंप। और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत का कौन था? यूएई था। अब देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024, देखिए इसके अकॉर्डिंग भारत का जो आपको ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, ठीक है, वो आपको 4.9% था। ठीक है, 2024-25 में कितना था? 4.9% था। पिछले वर्ष कितना था? 5.00% था। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवरऑल जो इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा है 2024-25 का, वो आपको 56.2% रहा है। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये होता है कि जनसंख्या का वो आबादी जो काम कर रहा है या काम की तलाश में है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आपको इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अकॉर्डिंग क्या था? वो आपको 53.5% था। ठीक है, लगभग वो अनचेंज रहा है पिछले साल से। पिछले साल 53.4% था, इस बार 53.5% था। ठीक है, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब होता है कि आपको जनसंख्या का वो आबादी जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, जो काम कर रहा है, उसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अभी आपको वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इससे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। इंडिया 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इस वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए आप सब जानते होंगे गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स होता है। तो गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स मेनली होता है कि आपको ये इनइक्वालिटी को इस इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे गिनी कोएफिशिएंट से क्या मेजर करते हैं, तो इनइक्वालिटी को आपको इससे मेजर करते हैं, मापते हैं। इनइक्वालिटी मतलब आय की असमानता को इससे मापते हैं।
ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया का गिनी कोफिशिएंट रहा है वो आपको 25.5 रहा है, ठीक है। और ऐसा करते हुए भारत आपको इस वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड रहा है, ठीक है। चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भारत रहा है, ठीक है। अगर आपसे सबसे पहला पूछा जाए तो कौन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपको है स्लोवाकिया रिपब्लिक, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको है स्लोवेनिया, तीसरे नंबर पर है बेलारूस, चौथे नंबर पर है भारत। फर्स्ट पे कौन है? स्लोवाकिया रिपब्लिक, ठीक है। फोर्थ पे कौन है? भारत है। भारत का इसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर कितना है? तो 25.5 है, ठीक है। भारत आपको मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिसमें आपको जिसको मतलब 25 से 30 के बीच में स्कोर मिलता है उसको आपको ये मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में वर्ल्ड बैंक शामिल करती है, ठीक है। गिनी इंडेक्स से क्या मतलब वो हम आपको ऊपर बता दिए। अब देखिए भारत का विदेशी ऋण, ठीक है। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, जो विदेशी ऋण है, वह आपको पिछले 1 साल में 10% की उसमें वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो मार्च 2025 में भारत का आपको कितना था? आपको इंडिया का एक्सटर्नल डेट बाहरी ऋण 736.3 बिलियन $, ठीक है। 736.3 बिलियन $, ठीक है। जो पिछले साल से कितना है? 10% ज़्यादा है। अगर आप इसको जीडीपी के रेशियो में अगर आप तुलना कीजिएगा, ठीक है, तो वो आपको कितना था? 19.1% ऑफ भारत का टोटल जीडीपी, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर में पूछा जाए तो डेट कितना था? 736.3 बिलियन $। जीडीपी के रेशियो से अगर उसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 19.1% ऑफ जीडीपी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट रहा है वो किसका रहा है? लोन का रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको करेंसी का, डिपॉजिट्स का, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता राष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुआ इसमें यह है कि आपको जापान आपको विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता राष्ट्र था पिछले 34 साल से। तो जापान को आपको इस पोजीशन से जो देश ने हटाया है उसका नाम है जर्मनी, ठीक है। तो अब जर्मनी, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता राष्ट्र बना है। किसको रिप्लेस करके? जापान को रिप्लेस करके, ठीक है। आप जो भी हमारे यहाँ मेट्रो देखते हो, ये सब जो देखते हो ना, वो सब आपको किसके सपोर्ट से बन रहा है? किसके असिस्टेंस से बन रहा है? वो सब जापान के असिस्टेंस से बन रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत सारा आपको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है जिसमें आपको जापान कोऑपरेट कर रही है। तो इस तरीके से जब हम आपको मेंस में जब हम आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको हम वो सारा चीज़ भी हम आपको बताएंगे। मेंस के लिए भी आपका कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता राष्ट्र कौन था? कौन बन के उभरा 2024 में? जर्मनी। किस देश को रिप्लेस किया है? जापान को रिप्लेस किया है, ठीक है। चाइना तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऋणदाता राष्ट्र, क्रेडिटर नेशन तो आपको जर्मनी रहा है। तो अब दूसरा सवाल ये बनता है कि सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाला कौन सा देश है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेट डेटर नेशन कौन है ना? तो वो आपको यूएसए है। कौन है? यूएसए है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी कैलकुलेशन के लिए न्यू बेस ईयर को निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो न्यू बेस ईयर कौन सा होगा आपको? वो आपको 2022-23 होगा, ठीक है। 27 फरवरी 2026 से जो भी आपको रियल जीडीपी का जो डेटा आएगा ना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 2022-23 के बेस ईयर को चुना गया है, ठीक है। वर्तमान में जो बेस ईयर क्या है? 2011-12 है, ठीक है। जो हम आपको बताएं कि रियल जीडीपी में हम क्या होता है, उसमें हम आपको क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम एडजस्ट करके आपको जो वास्तविक ग्रोथ है आपका देश का उसको बताया जाता है, ठीक है। तो बेस ईयर आपको वही रेफरेंस ईयर को संदर्भित करता है, ठीक है। तो अब आपको ये भी जानना चाहिए कि ये बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए है ना, भारत सरकार एक कमेटी बनाई थी। तो उसी कमेटी के अनुशंसा पे आपको है ना ये नया बेस ईयर को चुना गया है 2022-23 का, ठीक है। तो उस कमेटी का हेड कौन थे? विश्वनाथ गोलदार, ठीक है। कौन था उस कमेटी के हेड? विश्वनाथ गोलदार। उनके नेतृत्व में आपको ये सारा रिकमेंडेशन दिया गया है, ठीक है। तो अभी तो हम आपको जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो नया बेस ईयर है वो हम आपको बताएं वो क्या है? 2022-23। पुराना क्या है? 2011-12। कौन सा कमेटी ने अनुशंसा किया है? विश्वनाथ गोलदार, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ और चीज़ जानना चाहिए, वो आपको आगे बता रहे हैं। ये देखिए जीडीपी का तो हम आपको बता दिए बेस ईयर, ठीक है, 2022-23। कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है ना, उपभोक्ता मूल्य जो आपको सूचकांक है,
ये आपको क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आप क्या मेजर करते हो, इससे आपको इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हमारे यहाँ मेजर होता है वो आपको किससे मेजर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर होता है। ठीक है, तो वर्तमान जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है, 2012 है। रिवाइज्ड क्या हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। ठीक है, किस तिथि को पहली बार इसको रिलीज किया जाएगा, 12 फरवरी 2026 को। ठीक है, तो जीडीपी का बेस ईयर कितना है, नया बेस ईयर क्या है, 2022-23। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है, 2024। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो रिवाइज्ड बेस ईयर है वो क्या है, 2022-23। ठीक है, 2022-23। इसको कब रिलीज किया जाएगा, 28 मई 2026 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे कमेटी जो इसके लिए जो कमेटी बनी विश्वनाथ गोलदर, उसका भी नाम आपको याद रखना। इससे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे दूसरा आरक्षित संपत्ति कौन बन के उभरा है। ठीक है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग यूरो को रिप्लेस करके गोल्ड, सोना जो है विश्व का सबसे बड़ा आपको सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट बन के उभरा है। आप सब जानते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, क्या सोना 1 लाख पार कर गया, पढ़े होंगे ना। तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण यही है कि जब भी आपको विश्व में जब भी आपको महंगाई या जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये सब होती है ना, तो सोना को है ना बहुत सेफ एसेट माना जाता है। ठीक है, सोना को सेफ एसेट और इसको लिक्विड एसेट ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर जो आपको ऑप्शन है उसमें आपको ज़्यादा लिक्विड एसेट माना जाता है। तो जब भी इस प्रकार का आपको अस्थिरता अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है ना, तो उस सिनेरियो में आपको गोल्ड का जो डिमांड है ना वो ऑटोमेटिकली आपको बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको यही चीज़ देखने को मिला है कि आपको जो बाकी जो देश हैं, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक जैसे हमारे आरबीआई, तो वो सब क्या कर रही है, रिजर्व्ड एसेट में आपको गोल्ड को आप ज़्यादा वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के कारण आपको गोल्ड जो है ना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन के उभरा है, दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन के उभरा है। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस किया है, ये यूरो को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इससे पहले आपको यूरो था विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति। ठीक है, अब कौन बन गया है, गोल्ड बन गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो हम आपको कारण बताएं, जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, ये सब जो होता है तो उसके कारण जो सोने का जो डिमांड होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये 69th में अगर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड एसेट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको जो रिजर्व्ड एसेट है जो मतलब वो है आपको यूएस डॉलर है। ठीक है, यूएस डॉलर आपको जो ग्लोबल रिजर्व है उसका 46% जो शेयर है वो आपको यूएस डॉलर के थ्रू उसको वो किया जाता है। ठीक है, उसमें यूएस डॉलर का आपको 46% शेयर है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे यूएस डॉलर, नंबर 2 पे नया डेटा के अकॉर्डिंग कौन हो गया है, गोल्ड हो गया है। गोल्ड किसको रिप्लेस किया है, यूरो को रिप्लेस किया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, सितंबर 2024 में अब तक का सबसे ज़्यादा आपको जो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का है ना वो आपको 704.885 बिलियन डॉलर देखने को मिला है। ठीक है, तो सितंबर 2024 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो अब तक के सबसे सर्वकालिक जो स्तर है उसको छू गया था। ठीक है, तो वो कितना था, 704.885 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो फॉरेक्स में कौन कौन से 4 कंपोनेंट है ये आपको 69th में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और चौथे नंबर पे रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ठीक है, तो 4 कौन कौन से घटक हैं, विदेशी मुद्रा, आस्तियाँ, ठीक है, सोना, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जिसको कौन रिलीज करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको रिलीज करती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो आपका रिजर्व ट्रांच पोजीशन होता है वो। ठीक है, सबसे बड़ा कंपोनेंट इंडिया के आपके फॉरेक्स रिजर्व में कौन है, वो आपको है फॉरेन करेंसी एसेट्स का, जो हमारे यहाँ जो आपको जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, है ना। तो ये सबका सबसे इंडिया के फॉरेक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको भारत के मतलब जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है उसका है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ क्या है, गोल्ड है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व के मामले में सबसे आपको जो भारत का है इस आपको ग्लोबली आपको चौथे नंबर पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अभी एमवीआई के एग्जाम में बीपीएससी पूछी है। ठीक है, तो चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है, भारत के पास है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको क्या किया जा रहा है ना कि जैसे हमारे यहाँ 2 आपको रीजनल रूरल बैंक थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। एक क्या था, नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक, है ना, दूसरा क्या था, साउथ बिहार ग्रामीण बैंक। तो हो ये रहा है ना कि हुआ आपको अब ये है कि आपको
जितने भी, जैसे हमारे यहाँ दो ये रीजनल रूरल बैंक है ना, नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक या साउथ बिहार ग्रामीण बैंक है ना, तो भारत सरकार किया उसने ये है कि सारे आपको रूरल बैंक उसको क्या किया है, एमलगमेट कर दिया है। ठीक है, जैसे बिहार में 2 है तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपको 2, 3, 4 होंगे। तो उसी तरीके से हर राज्य में जितने भी आपको है ना, उस सबको क्या किया है कि एक साथ कर दिया है। तो जैसे हमारे यहाँ जो हम आपको बताएं 2 था, उसको आपको मर्ज करके आपको बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से 1 स्टेट 1 आरआरबी के तहत आपको अब टोटल राज्य में आपको 26 आपको आरआरबी हो जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक, और 2 यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो एमलगमेशन के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने रीजनल रूरल बैंक हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 26 + 2 28 रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, जिसमें 26 आपको स्टेट्स में होंगे और 2 यूनियन टेरिटरीज में होंगे। ठीक है, अब इसके देखिए जी, ये जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है, ये जो एमलगमेशन प्रोसेस है, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ था? डॉक्टर व्यास के कमेटी के रिकमेंडेशन पे। 2005 में ये रीजनल रूरल बैंक्स का एमलगमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। और अभी जो हो रहा है ना, अभी जो हुआ है नया एमलगमेशन हुआ है, उसको ये आपका 4th फेज था। ठीक है, 4th फेज ऑफ कंसोलिडेशन था। ठीक है, तो ये आपको इस कमेटी के लिए क्या मतलब, ये इसके लिए किसने अनुशंसा किया था? डॉक्टर व्यास की कमेटी ने। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स आपको जो है, आपको क्षेत्रीय जो आपको ग्रामीण बैंक है, वो 1975 में आपको नरसिम्हन कमेटी बनी थी, उसके अनुशंसा पर आपको रीजनल रूरल बैंक्स को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो ओनरशिप होता है उसके पैटर्न को भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें देखिए 50, 35 और 15 का रेशियो होता है। ठीक है, तो जिसमें भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का आपको 50% शेयर होता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का आपको क्या होता है? 50% शेयर होता है। स्पॉन्सर्ड जो बैंक होता है ना, ठीक है, स्पॉन्सर्ड जो बैंक होता है, जैसे कि आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ जैसे कि अभी जो बना है ना, अभी जो आपको बिहार ग्रामीण बैंक जो दोनों को मर्ज करके बनाया गया है, तो बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक आपको पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, तो उसका शेयर इसमें 35% होता है, और जिस राज्य में वो बैंक स्थित है ना, उसका 15% होता है। ठीक है, तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% आपको जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, तो बिहार ग्रामीण बैंक के संदर्भ में जैसे पीएनबी हो गया, तो उसका आपको शेयर 35% होता है, और जिस राज्य में बैंक स्थित है उस राज्य सरकार का हिस्सेदारी उस बैंक में 15% होता है। ठीक है, तो इसके बाहर आपसे कुछ भी रीजनल रूरल बैंक में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेमिटांसेज। तो वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में भारत को $129.1 बिलियन का रेमिटांस प्रेषण प्राप्त हुआ। ठीक है, जो भारत को अब तक जितना भी रेमिटेंसेस प्राप्त हुआ है, वो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज है। ठीक है, तो कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ 2024 में भारत को $129.1 बिलियन, जो अब तक का सर्वकालिक है, जो अब तक का सर्वाधिक आपको रेमिटेंस है। ठीक है, तो ग्लोबल रेमिटेंस में भारत का शेयर आपको 14.3% था। अगर आपको टॉप 5 रेमिटेंसेज रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज पूछा जाए, शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता पूछा जाए, तो नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 पे मैक्सिको, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे फिलीपींस, नंबर 5 पे पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए रेपो रेट। तो रेपो रेट जो है आपको, जो नया जो आपको जून 25 में जो आपको एक फिर से आपको 50 आपको जो बेसिस पॉइंट है वो आपको कट किया गया था रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट। ठीक है, तो वो आपको कितना है? 5.50% है। ठीक है, तो आपको नया जो रेपो रेट अगर आपको पूछा जाए तो वो क्या है? 5.50% है। ठीक है, आप सब जानते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की होती है, ये वो कमेटी रेपो रेट को निर्धारित करती है। ठीक है, वो हर 2 महीने में उस कमेटी का आपको मीटिंग होता है, उस कमेटी की मीटिंग में आपको नया जो भी रेट्स होता है उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो जून 2025 में आपको जो मीटिंग हुई थी उसमें आपको रेपो रेट को 5.50% फिक्स किया गया, और अगस्त में आपको फिर से, जैसे कि हम आपको बताएं 2 महीने पे मीटिंग होती है, तो अगस्त में भी आपको एमपीसी की मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में भी आपको ये जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा गया है। ठीक है, तो रेपो रेट आज के समय में कितना है? 5.50%। ठीक है, ये आपको एमबीआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत आपको चाइना के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया आपको 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरेल है। भारत वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में, मतलब वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का 7वां सबसे बड़ा हिस्सेदारी है। ठीक है, जूट का आपको भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और कॉटन, सिल्क और मैन मेड फाइबर्स में भारत का जो रैंक है विश्व में क्या है? दूसरा है।
4 स्टेट आपको वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और सदर्न जो 2 स्टेट्स हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दोनों मिल के आपको भारत का जो आपको इंडस्ट्रियल जो जीएसबी है, जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है, उसमें ये 4 राज्य मिल के अकेले 43% शेयर को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हब है आपको भारत का, वो यही ये 4 राज्य है। जो आपको औद्योगिक जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा आपको ये 4 राज्य मिल के अकेले आपको भारत का 43% शेयर आपको अकेला ये 4 राज्य आपको प्रदान करते हैं। तो वो 4 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेटा इकोनॉमी का, वो हम आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। कल हम आपके साथ फिर नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।